ओके। तो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है कि एजोर पोर्टल्स वगैरह कैसे नेविगेट करेंगे, अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्स जो एजोर पोर्टल्स के हैं, और क्रिएट रिसोर्स एंड मैनेज एक्सेस। जो ये एक समझ जाओ कि स्टार्टिंग पार्ट वन है, तो थोड़ा सा इसमें बेसिक रहेगा। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्लाइड्स, हमारी पहली स्लाइड आ रही है, व्हाट इज एजोर पोर्टल। तो एजोर पोर्टल जो है एक प्रकार का जो है क्लाउड कंट्रोल कंट्रोल सेंटर है। यानी जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्लाउड क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है। तो क्लाइंट मतलब जो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो रिस्पॉन्स देता है। सर्वर्स अगर काफी ज्यादा होते हैं, एक रूम में रखे जाते हैं, उसे सर्वर रूम बोलते हैं। सर्वर रूम अगर बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स है, कोई एक बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, तो उसको हम डाटा सेंटर बोलते हैं। और ऐसे हर कंट्री पे अलग अलग डाटा सेंटर्स है, उसको जब कम्युनिकेट कर लेते हैं तो हम उसे क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड के लिए जो तीन मार्केट में जो टॉप लेवल पे चलता है, जिसमें एजोर है, एडब्ल्यूएस है, जीसीपी है। इसके अलावा क्लाउड बहुत से आगे, लास्ट सेशन में मैंने दिखाया भी कितने प्रकार के क्लाउड्स होते हैं। और क्लाउड्स का क्या काम होता है वो भी मैंने लास्ट सेशन में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं आज। तो ब्राउजर बेस्ड एक्सेस, क्योंकि ब्राउजर में आपको जो क्लाउड्स को ओपन करना है, तो www.portal.azure.com लिखेंगे, तो ये ओपन होगा। पहली चीज, क्लाउड का अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तभी आप ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। या तो फ्री का अकाउंट जो होता है साइन अप करके ले लो, या फिर अगर आपके प्रोजेक्ट्स में एजोर है, आप एक्सेस मांगो। अगर आपके सीनियर्स या फिर डेवऑप्स इंजीनियर आपको एक्सेस देंगे, तभी आप ओपन कर पाएंगे। एंड इसमें जो है एक जगह पे सारी चीज मैनेज होती है। तो क्लाउड में आपका जैसे कि डाटाबेस हो गया, कंप्यूट जैसे कि वीएम्स वगैरह हो गए, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। तो ये सब एक जगह से ही मैनेज होते हैं। हमें मतलब हर चीज को मैनेज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर या अलग अलग यूआरएल की जरूरत नहीं होती है। आप अगर एजोर में जाते हो, वहां पर आप सर्च करके कोई भी चीज को ओपन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, किसी भी सर्विस को नया क्रिएट कर सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए एजोर पोर्टल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अलावा और भी चीजें बताऊंगा एक्सेस करने का, लेकिन वो एक्सपर्ट के लिए होता है। तो एक्सेस एनी टाइम एवरीवेयर, क्योंकि ये क्लाउड है। तो इंटरनेट अगर आपके पास अवेलेबल है, चाहे मोबाइल में हो, चाहे डेस्कटॉप में हो, टैबलेट्स में हो, आप इसको ओपन कर सकते हो और काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, क्रिएट फ्री एजोर अकाउंट। तो एजोर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, फ्री अकाउंट बनाने के लिए, जो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है, मैंने भी इसको यूज किया है, वो है my.visualstudio.com बेनिफिट्स। तो जब आपकी कंपनी अगर ऑफिस 365 का रजिस्ट्रेशन करके रखी है, और आपके पास जो ईमेल आईडी है आपके कंपनी का, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी ईमेल आईडी होता है, तो आप उससे इसको लॉग इन कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आप कंपनी के ईमेल आईडी से जब इस वेबसाइट को लॉग इन करोगे, तो ये पेज आपको ओपन होके आएगा। और इस पेज में आपको जो है एक पहले ही ऑप्शन आएगा बेनिफिट करके। और इस बेनिफिट में आप अगर देखोगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर जैसे ये एजोर क्रेडिट $200 का एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे ट्राई एजोर फॉर फ्री को क्लिक करोगे, एक नया टैब ओपन होगा। और उस नए टैब में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जब आप पहली बार साइन अप करेंगे, तो आप याद रखिए कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज आप फ्री अकाउंट नहीं बना सकते। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो अगर उसके परिवार वाले या कोई फ्रेंड्स है जो उसके ऊपर भरोसा करता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। बट आपके पास अगर है, तो डेफिनेटली अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। तो जब साइन अप करते हैं, जिसमें आप अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह डाल के जब साइन अप करते हैं, तो आपका 2 रुपये जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है तुरंत। और उसके बाद 3-4 घंटे बाद वो रिफंड भी हो जाता है। लेकिन वो डिडक्ट होकर जो रिफंड होता है, इससे वेरीफाई हो जाता है कि आपका जो ऑथेंटिकेट है क्रेडिट कार्ड जो आपने लगाया है, जो लाइव है, एक्सपायर नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये रजिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन को अपने डाटाबेस में रख लेता है। अगर मान लो आपका ट्रायल अकाउंट खत्म हो चुका है, आप अगर फिर से यही प्रोसेस अगर दोबारा करेंगे, सेम क्रेडिट कार्ड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तो वो आपको ओपन करने नहीं देगा। तो इन्फॉर्मेशन वो बहुत सारी रखता है। पहली बात है कि आपके जो मशीन का मेक आईडी है,
आईपी वगैरह उसको भी स्टोर कर लेता है। अगर मान लो कि आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से करने का ट्राई कर रहे हैं और आप उसी लैपटॉप से कर रहे हैं तो भी वो रोक देगा। आप अगर मान लो सेम ईमेल आईडी से कर रहे हैं तब भी रोक देगा। तो ये काफी दिक्कत हो जाता है कि आपको मतलब एक बार ईमेल आईडी आपने यूज किया, क्रेडिट कार्ड यूज किया, वन टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और सेकंड टाइम भी एक नया ईमेल आईडी से फिर आपको करना पड़ेगा नया क्रेडिट कार्ड के साथ। तो ये धीरे धीरे इसने पॉलिसी चेंज किया। जब मैं लर्निंग कर रहा था, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, 7 साल पहले, तो उस समय तो ये सब नहीं था, बड़ा आसानी से हो जाता था। दूसरा, 1 साल का हमको फ्री मिलता था, 1 साल तक। मतलब इंडियन रुपीज में अगर बोला जाए तो तकरीबन 14,000 रुपीज मिलता था। अगर 14,000 मैंने 20 डेज में अगर खत्म कर दिया तो मेरा सर्विस बंद हो जाता था, और फिर 1 तारीख को यानी कि नेक्स्ट बिलिंग मंथ में फिर से स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी क्या ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि 15 डेज का दे रहा है। और सेकंड एक और चीज है कि 15 डेज देने के बाद भी अगर आप 4-5 दिन इसको बिल्कुल ओपन ही नहीं करते हो तो वो लैप्स भी कर देता है कई बार। और डेली आप करते हो तो 15 डे तक चलता है, देन उसके बाद आपको बोलता है कि आप इसको आप परचेस करो और यूज करो, फ्री अकाउंट आपका खत्म हो चुका है। तो यानी काफी लिमिटेशन कर दिया, क्योंकि और डेफिनेटली लोग भी जो होते हैं ना, इंडियन खास करके, जब फ्री में मिलता तो बहुत ज्यादा यूज करते। लोग तो अपनी वेबसाइट ही लाइव कर देते थे, 1 साल फ्री लेकर के 1 साल वेबसाइट फ्री में चलाते थे, होस्टिंग करने का पैसा बचा लिए। कई लोग एजुकेशनल पर्पज से यूज किए ताकि ट्रेनिंग को दे सके। तो ऐसे अलग अलग टाइप से यूज हुआ काफी ज्यादा, तो अभी रिस्ट्रिक्शंस आ गया। तो ये वाली चीज भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। जैसे ये मेरा पीपीटी खत्म होता है तो जितने भी पॉइंट्स है ना, एक बार मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ। या फिर एक काम करता हूँ कि मैं आपको ये ओपन करके साथ में दिखाते रहता हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा। ओके। तो ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोग को। ये आपका है visualstudio.com, my.visualstudio.com बेनिफिट। तो ये बेनिफिट में मैंने आ गया, देखो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ मैं स्क्रीन को। तो ये जो आपका है एजोर $200 क्रेडिट, यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे ऑप्शन में चले जाएगा जहाँ से हम इसको साइन अप कर सकते हैं। अगर आपको और कोई ऑफर लेना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे प्लूरल साइट मैंने बताया था, 1 मंथ का मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। अगर ये एक्टिवेट करूंगा तो एक ईमेल आईडी मांगेगा, जीमेल या कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ डाल करके ये 1 मंथ का ले सकते हैं। और 1 मंथ खत्म होने के बाद आप किसी और फ्रेंड से ईमेल आईडी से लॉगिन करके फिर ले सकते हैं। अगर आपको वीडियोस ट्यूटोरियल देखना है तो ये प्लूरल साइट यूज कर सकते हो। तो एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट की जो टेक्नोलॉजी रहती है उनके एमवीपी जो होते हैं उनके ट्यूटोरियल यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, और टाइम टाइम पे चेंज भी होते रहता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। एज्योर पोर्टल जो है ऐसा ओपन होता है, इसका जो यूआरएल है portal.azure.com, जैसे लिख करके आप एंटर करेंगे। अगर आपको एक्सेस मिला हुआ है, ईमेल आईडी आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट का ज्यादा यूज करना है। जैसे आप लोग के पास जीमेल का ईमेल आईडी है, अगर आपको एजोर पोर्टल में क्लाउड में काम करना है तो आप एक और ईमेल आईडी बना सकते हो, outlook.com में जा करके वहां से आप साइन अप करके ले सकते हो। तो ये आपका जो है एजोर पोर्टल मैंने यहाँ पर दिखा दिया। वापस हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वे टू एक्सेस एजोर। तो एक्सेस करने के लिए अभी जो मैंने आपको दिखाया वो दिखाया पोर्टल। आप portal.azure.com में ओपन करके कर सकते हैं। और जो फ्रेशर्स है, बिगनर्स है, उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पोर्टल में ही काम करो, जीयूआई इंटरेक्शन करके, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल चला जाएगा। जैसे कि सीएलआई एडवांस यूजर के लिए होता है, पावर शेल ये भी एडवांस यूजर के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर कमांड चलाने पड़ते हैं, स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ती है। लेकिन ये दोनों चीज अब थोड़ा इजी भी हो गया, क्योंकि अभी जो हमारे पास चैट जीपीटी और बहुत सारे एआई टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो स्क्रिप्टिंग हमको चलाना है तो वो जनरेट करके देता है। अदरवाइज क्या होता था पहले कि इसको पढ़ना पड़ता था। जैसे मान लो आप कोडिंग करते हो ना, पाइथन में काम करते हो, सी शार्प में करते हो, तो आपको एक एक चीज पता का होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वैल्यू कैसे असाइन कर दे, फिर वो वेरिएबल से वैल्यूज को कैसे अपडेट करना है, बहुत सारी चीजें रहती है। बट लेकिन जब से एआई टूल्स आ गया तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है। और ये स्क्रिप्टिंग हमको बस बताना पड़ता है चैट जीपीटी को या क्लाउड को कि हमें क्या काम करना है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक बार में करेक्ट स्क्रिप्ट देगा। कई बार वो स्क्रिप्ट को करेक्ट करना पड़ता है, कई बार एक्सेस नहीं होता है तो नहीं चलता है स्क्रिप्ट। लेकिन फिर भी आसान हो गया, ये टूल आ गया तो आप लगभग इसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम फिर भी पोर्टल में यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीन दिया हुआ है कि जैसे मान लो CLI का फुल फॉर्म क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये CLI जो है आपका पोर्टल से भी ओपन होता है। एजोर पोर्टल में आप जाओगे, वहां पर आप ओपन करोगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो एजोर पोर्टल में जब माउस से क्लिक करके हम काम कर रहे हैं, आप कमांड चला के भी काम कर सकते हैं। सेकंड है पावर शेल। ये वाली स्क्रीन जो है पावर शेल की है। आप अपने आपके मशीन में जो विंडोज डला हुआ है, उसमें सर्च में जा करके आप पावर शेल अगर टाइप करेंगे, तो आपका पावर शेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करने से ये विंडो ओपन हो जाता है। और इस विंडो पे भी आप पावर सेल की स्क्रिप्ट चला सकते हैं। और ये वाली स्क्रीन दिख रही है, ये आपका एजोर पोर्टल है। जो मैंने बताया था, portal.azure.com लिख के एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये तीन इंटरफेस होते हैं जनरली, जहाँ से हम जो है एजोर क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं कि एजोर अकाउंट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे टेनेंट है, सबसे पहले टेनेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया बिलिंग के लिए, और रिसोर्स सर्विस हो गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एजोर टेनेंट होता है ना टॉप का, ये एग्जैक्ट क्या होता है। तो जब भी कोई कंपनी बनती है और उसका एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट होता है, तो फर्स्ट टाइम एक्टिव डायरेक्टरी जब बनता है तो डिफॉल्ट टेनेंट क्रिएट हो जाता है। तो अगर मान लो कि जैसे वो कंपनी जो है वो मैनेज करना चाहती है कि उसके और भी ब्रांच उसने खोल लिए, या तो अलग अलग कंट्री में ओपन कर लिए, या अलग अलग स्टेट में उसने ब्रांच ओपन किया है, तो उस ब्रांच को मैनेज करने के लिए कई बार कंपनी क्या करती है कि टेनेंट क्रिएट कर देती है। एक ब्रांच के लिए एक टेनेंट होता है। और जब वो टेनेंट बन जाता है, जनरली किसी एक ही कंपनी की अगर बात करें जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, छोटी कंपनी जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसका एक टेनेंट ही होता है सिंगल। और टेनेंट क्रिएट करने का परमिशन एजोर के पास नहीं है। जो आपका एडमिन होता है, जो पूरा इंफ्रा का हेड होता है, एक्टिव डायरेक्टरी का जो एडमिन होता है, वो उसके पास पावर रहता है, उसके पास एक्सेस रहता है कि वो एजोर टेनेंट क्रिएट कर सकता है। हम टेनेंट क्रिएट नहीं करते। ठीक है। तो ये एजोर टेनेंट हो गया। एजोर टेनेंट के बाद जब आप देख रहे हो कि सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जहां से आपका बिलिंग कंट्रोल होता है, जहां जिसके ऊपर पूरा इनवॉइस जनरेट होता है, उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो जैसे मान लो कोई कंपनी है और उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स काम हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो जनरली क्या होता है, उसके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूअस रनिंग होते हैं। तो वो जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, तो उनका क्या होता है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी है, जैसे अभी मेरी करेंट कंपनी है, तो करंट कंपनी में मेरे पास दो सब्सक्रिप्शन है। एक सब्सक्रिप्शन जो है, जो मेरा नया प्रोजेक्ट चल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट जेन करके ERP एप्लीकेशन, उसके लिए। और एक लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने AI चैटबॉट लाइव किया था, उसके लिए भी मैंने एजोर का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो वो सब्सक्रिप्शन अलग है। तो एक सब्सक्रिप्शन का बिल जैसे मान लो 9,000 10,000 रुपया महीना आता है, क्योंकि वो AI चैटबॉट के लिए बना हुआ है। और जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है मेरा, जो भी करंट प्रोजेक्ट का, उसमें 50,000 के आसपास लगभग महीने का बिल आता है। तो अब ये बिल क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब उसके इनवॉइस के अंदर जाके देखेंगे, तो जो पहला वाला प्रोजेक्ट था उसका बिल रहेगा, तो उसके रिसोर्स दिखाई देंगे, कितना यूटिलाइजेशन हुआ। और ये नया सब्सक्रिप्शन पे नए एक रिपोर्ट जो चल रहे हैं एजोर क्लाउड पे, वो दिखाई देगा। तो सब्सक्रिप्शन ये समझ में आ गया कि हम कोई अगर एक प्रोजेक्ट के अगर बिलिंग को सेपरेट करना चाहते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन बना देंगे। तो ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन बनाया जाता है जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। टेनेंट कब बनाते हैं? टेनेंट तब बनाते हैं जब आप अलग अलग ब्रांच ही बना रहे हैं। जैसे कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेम उसकी ब्रांच अगर मान लो जैसे दुबई में है, सिंगापुर में, तो आप एक डिफरेंट टेनेंट बना देंगे। क्यों टेनेंट बना देंगे? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम चल रहा है, तो जितना उसके खर्चे आ रहे हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो मैनेज करेगा। अगर दूसरी कोई ब्रांच है, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहा है, वहां के कुछ अलग एक्सपेंस होता है, तो वो यहाँ के पैसे से तो वहां का बिलिंग नहीं देंगे। इसलिए क्या होता है कि सेपरेट करने के लिए टेनेंट बना दिया जाता है। फिर इसके बाद नीचे आता है आपका रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज जो रहता है वो एक्चुअली में रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनता है। अब ये रिसोर्स ग्रुप जो होता है, ये क्या होता है? तो रिसोर्स ग्रुप जो है एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में अपने सॉल्यूशन जो आर्किटेक्ट है उसने काफी चीज डिसाइड कर दी कि इस प्रोजेक्ट में हमें कितना VM लगेगा, डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम कंटेनर ऐप लेंगे, आपको डॉकर को स्टोर करने के लिए डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री आपको लगेगा, API हम API गेटवे लेना पड़ेगा। तो ये सारी सर्विसेज जब डिफाइन हो जाती है, और जब उन सर्विस को हम बनाते हैं, तो उसे किसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाते हैं।
रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाने से बहुत सारा फायदा होता है कि जैसे कि एक प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट में अलग अलग सेक्शन बन रहे हैं, तो हम अलग अलग रिसोर्स ग्रुप बना देंगे तो उसकी बिलिंग अलग अलग मैनेज हो सकती है। दूसरा रिसोर्स ग्रुप से फायदा ये होता है कि अगर मान लो कोई एक प्रोजेक्ट से नया आ गया और उसके लिए रिसोर्स ग्रुप बना के इसके अंदर उसकी सर्विसेज डाल दिए, अगर उसमें डेवलपर्स है कम से कम 10 डेवलपर्स है, उनको एक्सेस देना है, तो मैं अगर रिसोर्स ग्रुप के ऊपर अगर एक्सेस दे दूंगा तो वो 10 डेवलपर को एक्सेस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये काफी मैनेजेबल रहता है और कल की डेट में वो प्रोजेक्ट का पूरा डिलीट करना है मान लो, तो आप रिसोर्स ग्रुप को अगर डिलीट करते हो तो इसके अंदर के जितने भी आपने सर्विसेज बनाई थी, चाहे आपने एपीआई गेटवे बनाया, वीएम बनाया, वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसकी बिलिंग एक सेपरेट निकाल के देख देख सकते हो कि इसमें कितना खर्चा आया इस रिसोर्स ग्रुप में। तो ये सारी चीज जो मैनेजर लेवल की चीज होती है। तो यानी एजोर पोर्टल ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट साइन अप कर दिया और काम चालू कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपका कंपनी ने आपको बोला कि हाँ हमें एक वर्चुअल मशीन और सब एजोर में डालना है और आप एकदम फ्रेशर हो, तो आपने क्या किया, साइन अप कर दिया कंपनी का, सब्सक्रिप्शन ले लिया और सीधा वीएम क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं होता, आपको प्लान करनी पड़ती है कि आपको कैसा रखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखना है कि सबसे पहले एजोर टेनेंट आएगा, देन सब्सक्रिप्शन आएंगे, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, और रिसोर्स ग्रुप ये भी मल्टीपल हो सकता है। और रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही आपको सारे रिसोर्स बनाने। तो रिसोर्स और सर्विस ये जो दो वर्ड है ना, ये एक ही चीज है, तो इसको याद रखना कि कहीं अगर रिसोर्स क्रिएट करने की बात हो रही है, सर्विस क्रिएट करने की बात हो रही है, तो सेम चीज है। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे सब्सक्रिप्शन, जो अभी मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन हमको लेनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है, और बिलिंग जो होती है सब्सक्रिप्शन के ऊपर लगता है। सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हो सकते हैं या एक सिंगल रिसोर्स ग्रुप भी हो सकता है, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारी सर्विसेज होती है। तो सब्सक्रिप्शन एक्चुअली में इसमें क्या क्या चीज आता है, तो जैसे मान लो आपका बिलिंग कंटेनर। तो बिलिंग कंटेनर क्या है, ये एक्चुअली में लॉजिकल कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आपके क्या रखे हुए, सर्विसेज रखी हुई है। और हर सर्विस का अपना अपना बिलिंग होता है, किसी का पर आवर के हिसाब से बिलिंग होता है, किसी का ऐसा रहता है कि वो मंथली के हिसाब से बिल लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, या कुछ ऐसे सर्विस होते हैं जिसको जितना यूज करोगे उतना बिल आएगा, है ना, कंजम्पशन बेस पे रहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के रिसोर्स होते हैं, लेकिन उसके आपका बिलिंग जो रहेगा वो पूरे कंटेनर में जो भी आपके सर्विसेज है उसका मिल के बनता है। ट्रैक्स यूजेस, तो आप उसका देख सकते हो कि उसका यूजिंग कैसा है। और सेट लिमिट्स, आप उसकी लिमिट भी बना सकते हो कि जैसे आपकी क्षमता है कि भाई महीने का मैं 1 लाख रुपया बिल खर्चा कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो आप उसमें लिमिट लगा दो। आपको जैसे 80% यूजेस हो जाएगा, अलर्ट मैसेज आना चालू होगा। और अगर वो 100% हो गया, आपकी सर्विस बंद हो जाएगी अपने आप, क्योंकि आपने उसको रूल बना के दे दिया कि नहीं मेरा तो बजट इतना है, इससे ज्यादा अगर खर्चा हो रहा है तो भाई रुक जाओ, इससे ज्यादा मैं पैसा नहीं दे सकता। दूसरा इसका जो बिलिंग होता है, जब भी आप कोई सब्सक्राइब करते हो, सर्विस क्रिएट करते हो, तो आपको इमीडिएट पैसा नहीं देना है। इसका जो होता है ना बिलिंग, 1 to 1 होता है, यानी 1 तारीख से इनवाइस जनरेट होता है एक्चुअली में। अगर किसी कारण से आप 20 तारीख को आपने अगर कोई सब्सक्राइब कर दिया और सर्विस क्रिएट कर दी है, तो अगले 1 तारीख को ही एक इनवाइस जनरेट हो जाएगा और 10 डेज का हो जाएगा। फिर 1 तारीख से 1 तारीख को चलता है। तो बिलिंग साइकिल 1 से 1 तारीख है, बट एक्चुअल इनवाइस जनरेट होकर के आपको 9 तारीख के आसपास आता है। तो 9 तारीख के जब आपको इनवाइस जनरेट हो जाता है तो आपके पास 13 तारीख तक का समय रहता है, ग्रेस पीरियड रहता है कि आप उस बीच में बिलिंग को पटा दो। बट अगर किसी कारण से 13 तारीख हो गया और आपने बिल नहीं पटाया, इनवाइस जमा नहीं किया, तो आपकी सर्विस सारी की सारी बंद हो जाएगी। उस सब्सक्रिप्शन के अंदर की जितने भी रिसोर्स ग्रुप है उसके अंदर जो भी सर्विस है, डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगी। डेवलपमेंट काम चल रहा है, टेस्टर अपना काम कर रहा है, सब बंद हो जाएगा। अच्छा, बंद होने के बाद भी उन्होंने कम से कम 15 दिन का एक और पीरियड दिया हुआ है। वो एक ऐसा पीरियड है कि उसमें भी अगर आपने बिल कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपका पूरा डाटा ही लॉस हो जाएगा। आपने अगर जितना भी डाटाबेस बनाया है या जो भी आपने उसमें डाटा स्टोर करके रखा है इंपॉर्टेंट, वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा, रिकवर रिकवर भी नहीं होगा। तो ये बिलिंग वाली चीज थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आपका जो पीरियड्स होता है उसको ध्यान देना है कि जब इनवाइस जनरेट होता है तो उसके बाद वो 5 दिन का समय देता है। 5 डेज के अंदर अगर आपने इसको नहीं पे किया। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ऑटो पे मोड में चले जाते हैं, तो भाई अगर इनवाइस जनरेट होगा तो अपने आप पे हो जाए, बट अभी मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि आरबीआई की गाइडलाइन के बाद जो है ऑटो पे कई बार काम नहीं करता है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट यूएसए बेस्ड पे बिलिंग होती है। तो कई बार मैनुअल करना पड़ता है, अभी करंट प्रोजेक्ट में मुझे मैनुअल करना पड़ता है।
तो हालांकि मेरे जो अकाउंट सेक्शन वाले बहुत एक्टिव रहते, लास्ट सैटरडे को डेट आ गया था इनवाइस का, तो सैटरडे को फिर उन्होंने फोन किया छुट्टी के दिन, और मैंने बिल पेमेंट किया था। तो ये सब्सक्रिप्शन को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका पूरा सर्विस बंद हो जाएगा। उसके बाद भी आपने अगर जो मेन आपको पीरियड दिया, ग्रेस पीरियड, अगर उस समय भी नहीं पटा है, तो आपका पूरा डाटा लॉस हो जाएगा। आपने जितना भी पाइपलाइन बनाया, सर्विसेज तैयार किए, आपने जो पॉलिसी वगैरह क्रिएट की, सब खत्म हो जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि एजोर पे जाने से, कि आपको पैसा देना ही है, आप इसको रोक नहीं सकते कि भाई 3-4 महीना मेरे पास पैसा नहीं है। अगर इनवाइस जनरेट हो गया, आपको पैसा देना है। रिसोर्स हियरार्की के ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट ग्रुप्स यहाँ पर टॉप पे आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, रिसोर्स ग्रुप आता है, देन रिसोर्सेज आता है। तो रिसोर्सेज मतलब तो सर्विसेज हो गया। ये कोई भी सर्विसेज हो सकता है, वीएम हो सकता है, आपका एपीआई गेटवे हो सकता है, कंटेनर ऐप हो सकता है। आप जो भी सर्विसेज क्रिएट करते हैं वो सब रिसोर्स कहलाता है, और ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही बनता है। और रिसोर्स ग्रुप जो होता है किसी सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है। तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर हम मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल रिसोर्स या सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हिराकी दिया हुआ है, टेनेंट ऊपर है, मैनेजमेंट ग्रुप नीचे आया, देन सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप है, और इसके नीचे रिसोर्सेज है। तो ये मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, ताकि जो अकाउंट सेक्शन होता है उसको बिलिंग अलग अलग आए, उसको पता चले कि कौन से डिपार्टमेंट की क्या बिलिंग आई, या किस प्रोजेक्ट का टोटल बिल कितना आया, क्योंकि उनको हिसाब रखना पड़ता है ना, क्योंकि उनका फिनांस का रहता है। तो किस प्रोजेक्ट में या किस में आपका कितना बिल आ रहा है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए ये मैनेज करना जरूरी होता है। इसीलिए जब एजोर डेवॉप्स को सेटअप किया जाता है किसी कंपनी में, तो जनरली वो जो होता है डेवॉप्स इंजीनियर का काम होता है। डेवॉप्स इंजीनियर जिसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है, और उनको काफी ये नॉलेज रहता है पूरा हायरार्की बनाने का। और वो खुद पूछता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल्स अगर मैनेजमेंट है तो उनको ये नहीं पता होता है, लेकिन वो फिर खुद से पूछ पूछ के इंफॉर्मेशन लेके अपना डायग्राम स्ट्रक्चर बनाएगा, अप्रूवल लेगा, देन उसके बाद वो क्रिएट करता है। तो एजोर डेवॉप्स अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टार्ट करके आप सीखने के लिए आप कैसे भी काम चालू कर दो, बट लेकिन एक प्रोफेशनली आपको काम करना है, तो आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप? रिसोर्स ग्रुप जैसे अभी मैं बताया, एक लॉजिकल कंटेनर होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी सर्विसेज डालते हैं, वो मैनेज करता है। एक साथ रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। सपोज अगर मान लो कि हमको 100 प्रकार की सर्विसेज हमने पीओसी करने के लिए क्रिएट की, एक जस्ट ट्रेनिंग के लिए आपने मान लो कुछ 70-80 सर्विसेज को क्रिएट किया, लेकिन अगर आप रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट किए हो, कल की डेट में आपका वो पीओसी या ट्रेनिंग खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे? इसको डिलीट करोगे। तो आप एक एक जा करके डिलीट नहीं करोगे, आप क्या करोगे? रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करोगे। तो जैसे रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करोगे, तो उसके अंदर जितना भी आपने पॉलिसी बनाई थी, रिसोर्सेज बनाए थे, नेटवर्किंग किया था, सेटअप किया था, वो सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो ये सुविधा भी मिल जाती है कि हम इसको एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। इसीलिए रिसोर्स ग्रुप पे, सब्सक्रिप्शन पे जनरली एक्सेस डेवलपर्स को नहीं दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि डिलीट करने का तो एक्सेस किसी को नहीं दिया जाता है। ऐड और एडिट करने का, जिसको कंट्रीब्यूटर एक्सेस बोलते हैं, वो मिलता है। और कई लोगों को केवल रीड करने का एक्सेस मिलता है, रीडर का। तो ये आगे बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे एक्सेस वगैरह रहते हैं, वो कैसे यूज किए जाते हैं। नेमिंग एंड टैगिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जब हम नॉर्मल जो इस लाइन का नहीं है, जैसे डेवऑप्स इंजीनियर नहीं है, लेकिन बट उसे एजोर आता है, और वो अगर कुछ अपने पीओसी करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए कुछ बना रहा है, अब कई बार तो कंपनी के लिए भी हम बना लेते हैं, कोई वीएम वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, तो मैंने अक्सर देखा कि इसको कोई यूज नहीं करता है, जबकि ये बहुत कंपलसरी है। तो नेमिंग मतलब क्या है कि क्लियर नेमिंग। तो जब भी आप कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ नेम आपको दिखाई दे रहा है, एक वीएम मैं अगर क्रिएट करने गया, तो मुझे उसका नाम जो रहेगा एक प्रॉपर तरीके से डैश लगा के देना पड़ता है। पहला वर्ड है क्या है? वीएम, यानी कि क्यों बना रहा हूँ? ये वर्चुअल मशीन सर्विस के लिए। प्रोड यानी कि इस एनवायरमेंट के लिए वीएम काम करेगा, प्रोडक्शन के लिए काम करेगा। वेब, वेब का मतलब क्या है कि इसमें फ्रंट एंड का एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। 01, 01 मतलब या तो मैं कोई सीरियल नंबर मेंटेन कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको एक आइडेंटिटी दे रहा हूँ, जिससे मैं पहचानूं कि मेरे पास मल्टीपल अगर वीएम है वेब वाले, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। फिर सेकंड वाला देख रहे हो, यहाँ पर आरजी लिखा है। आरजी का मतलब ये है रिसोर्स ग्रुप है। तो जब रिसोर्स ग्रुप अगर मैं क्रिएट करूंगा, तो आरजी कोड डाल दूंगा, तो उससे पता चल जाएगा कि रिसोर्स ग्रुप है। किस लिए बना रहा हूं मैं?
फिनांस मॉड्यूल के लिए बना रहा हूँ। फिनांस मॉड्यूल में कौन से एनवायरनमेंट के लिए बना रहा हूँ? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए बना रहा हूँ। तो ये जो होता है नेमिंग क्लियर करने के लिए हमें ये अच्छे से देना पड़ता है। जैसे मान लो एसक्यूएल लिखा, तो इसका मतलब ये है सिक्वल सर्वर के लिए मैं डाटाबेस तैयार कर रहा हूँ। लेकिन क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? कस्टमर के लिए कर रहा हूँ। कस्टमर के लिए क्या बना रहा हूँ? डाटाबेस। डाटाबेस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीबी बोलते हैं। और ये सिक्वल क्या हो गया? सिक्वल यानी एमएस सिक्वल, उसका एक डाटाबेस बन रहा है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो है थोड़ा सा याद रखना है, कुछ भी नहीं लिखना डायरेक्ट। तो सबसे पहला आपको जो है, जो सर्विस है उसके रिगार्डिंग आपको फॉरवर्ड डालना है, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो स्क्रीन पे जब दिखाई देता है तो हमें इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। वर्चुअल मशीन है, रिसोर्स ग्रुप है, सिक्वल डीबी है। जैसे कि एपीआईएम लिखा हुआ है तो क्या हो गया आपका? एपीआई मैनेजमेंट गेटवे हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे कोड आपको यूज करने पड़ते हैं जो स्टैंडर्ड कोड है। और अगर मान लो एनवायरमेंट है, प्रोडक्शन का है, आपका स्मोक का है, डेवलपमेंट का है, आपको वो भी यूज करना पड़ता है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आता है, टैक्स। तो कई लोग होते हैं जनरली इसको टैग्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं, जब जैसे वीएम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो जब ये टैग वाला जो आता है ना ऑप्शन, वो नेक्स्ट कर देते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। तो ऑप्शनल है लेकिन फिर भी इसको डालना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए एनवायरमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन हो गया, ऑनर इक्वल टू अजय हो गया, डिपार्टमेंट इक्वल टू फिनांस हो गया। तो वहां पर टैग्स आप कितने भी डाल सकते हो, 8, 10, 12, 20 डाल सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें डालनी पड़ती है। क्योंकि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एजूर पे काम कर रही होती है और उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, 50+ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, काफी ज्यादा रिसोर्स क्रिएट होता है, तो उस समय उसको हैंडल करने के लिए, क्यूरी लगा करके उसका डाटा लेने के लिए, बिलिंग की इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए टैग्स लगाना पड़ता है। तो जब एक बार बिलिंग बन जाती है तो इन टैग का इस्तेमाल करके भी आप बिलिंग को सेपरेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए एनवायरमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन मैंने लिखा है, तो जिस जिस रिसोर्स को मैं प्रोडक्शन के लिए बनाया हूँ, चाहे वो वीएम होगा, एपीआईएम होगा, तो सब में मैं टैग सेम डालाऊंगा। तो जब मैं बिलिंग में अगर मान लो कोई क्यूरी चलाता हूँ कि मुझे वो बिलिंग दिखाओ जिसमें एनवायरमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन होगा, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन में जितने भी रिसोर्सेज यूज हुए, उसका इस महीने का कितना बिल बना, वो ला करके आपको रिजल्ट दिखा देगा। तो टैग डालने से ये फायदा होता है। ऑनर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कि अलग अलग प्रोडक्ट ऑनर है, वो अलग अलग प्रोजेक्ट के हेड होते हैं ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट ओनर हूँ और मेरे पास भी बहुत सारे रिसोर्स मेरे अंडर पे है, मतलब क्लाउड के रिसोर्स सर्विसेज मैं क्रिएट करवा रहा हूँ और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर कोई क्यूरी में चला देता है कि अजय जो है उसके नीचे कितने सर्विसेज है, वो अगर प्रोडक्शन का नहीं डालता है, कि वो नाम डाल देता है, तो उसमें मेरे नाम से प्रोडक्शन का, स्मोक का, डेव का सारा डाटा लेके आ जाएगा, रिपोर्ट बना के देगा। तो जो टैग्स होता है ना, एक्चुअली में ट्रैकिंग के लिए होता है। तो अभी मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा ये टैग्स कहाँ पर दिखाई देता है, कैसे इसको यूज करते हैं। एजोर डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड मतलब जब पहली बार आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हो एजोर पे, portal.azure.com में, जब आपको लॉगिन हो जाते हो तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। और ये स्क्रीन में लेफ्ट पैनल पे एक नेविगेशन बार होता है। ये आपका नेविगेशन बार है। यहाँ से भी आप सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो सर्च को करते हैं। ये जो सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करके सर्च करोगे तो वो सर्विस आपको तुरंत सामने आ जाती है। क्रिएट ए रिसोर्स करके एक स्विच भी यहाँ पर रहता है, इसको भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। देन यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन दिखता है। अगर कोई सर्विस आपका रनिंग कंडीशन में है तो यहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो तब तक आपको दूसरा किसी पे क्लिक नहीं करना है। इसका जो प्रिकॉशन यही रखना है कि जब आप कोई सर्विस क्रिएट कर रहे हो, तो जब तक वो पूरी 100% सक्सेसफुल क्रिएट नहीं होती है, आप दूसरा सर्विस क्रिएट करने का कमांड बिल्कुल नहीं देंगे। आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी कोई सर्विस जो होती है कुछ सेकंड में क्रिएट हो जाती है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और कभी कभी वो 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट भी ले सकती है। डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, तो हमें वो वेट करना पड़ता है। तो जो इसमें जब आप लॉगिन करते हो तो आपको एक होम स्क्रीन दिखाई देता है, और सर्च बार आता है जिसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, और नेविगेशन मेनू जो लेफ्ट साइड में आता है। और सेम इसी को आप अगर मोबाइल व्यू में खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, छोटे में। यानी कि आप मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हो और डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी हैंडल कर सकते हो इसे। तो रिसोर्स ग्रुप सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है।
तो रिसोर्स ग्रुप में मैंने बताया ना आरजी कोड लगाया जाता है, तो ये थोड़े स्टैंडर्ड कोड हो गए कि आईटी फील्ड का कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कोड देखेगा तो वो समझ जाएगा आरजी, अच्छा ये पक्का रिसोर्स ग्रुप है। वीएम यानी वर्चुअल मशीन है। तो ये कोड जो रहते हैं ना, ये कोड एक सेम यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक रिसोर्स ग्रुप बना रहे वहाँ आरजी यूज कर दिए, कहीं दूसरा बना रहे वहां पर रिसोर्स लिख दिए, कहीं पर केवल ग्रुप लिख दिए, या कहीं कुछ लिखे नहीं डायरेक्ट नाम लिख दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आरजी लिखना है, आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। जैसे मेरा नेक्स्ट जेन प्रोजेक्ट है तो मैं आरजी डैश नेक्स्ट जेन कर सकता हूँ। एनवायरमेंट देना है, अगर मान लो आप अलग अलग एनवायरमेंट के लिए अलग अलग ग्रुप बना रहे हो तो आप उसमें एनवायरमेंट दे सकते हो, डेवलपमेंट दे सकते हो, स्मोक हो गया, यूएट हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि आरजी ई कॉमर्स प्रोडक्शन, तो ये नेम दिया है। तो रिसोर्स ग्रुप में जो नेमिंग है बहुत मायने रखता है। और सेकंड चीज मायने रखता है इसका रीजन। रीजन मतलब जो होता है, जैसे कि जो आपका फिजिकल लोकेशन बताता है, आपका डाटा सेंटर डिसाइड करता है। तो जब आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो या कोई भी सर्विस एजोर में क्रिएट करते हो तो ये कंपलसरी ऑप्शन है कि आपको रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि आप एशिया रीजन लेते हो या आप जैसे साउथ इंडिया का रीजन लेते हो, तो साउथ इंडिया रीजन मतलब एक कोई डाटा डाटा सेंटर है काफी बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का जिसका नाम दिया गया है साउथ इंडिया, है ना। तो सेम ऐसे ही आप यूएस ईस्ट हो गया, यूएस वेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे रीजन लिस्ट खुल जाएगी आपको, अलग अलग कंट्री के भी नाम रहेंगे उसमें। तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि उस वो सेलेक्ट करते समय हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कंप्लायंस देखना है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंट्री कंट्री का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंप्लायंस या कोई कुछ ऐसी चीज तो नहीं है कि जो, जैसे आपका डाटा बाहर नहीं जा सकता। जैसे आईआरडी, आईआरडी आप जानते हो क्या होता है? कि सारे जितने इंश्योरेंस आते हैं, चाहे आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो, आपके व्हीकल के इंश्योरेंस हो, ए टू जेड जो भी इंश्योरेंस की चीज होती है वो आईआरडीए कंट्रोल करता है। जैसे बैंकिंग को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई का आईआरडीए का अपना रूल होता है। तो आईआरडीए बोलता है कि अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है और आप क्लाउड यूज करते हो, आप अपने डाटा को अगर स्टोर करते हो तो आप एशिया रीजन के अंदर करोगे, आप उससे बाहर नहीं कर सकते। तो जितनी इंश्योरेंस की कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है, चाहे आपका बजाज होगा, आईसीआईसी लोम्बार्ड होगा, ल्यूलॉन्ग्स होगा, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के खुद के सॉफ्टवेयर है, खुद के क्लाउड है, लेकिन वो डेफिनेटली एशिया ही होंगे। वो साउथ इंडिया होगा या एशिया होगा, तो इस टाइप सेंट्रल इंडिया होगा, लेकिन वो यूएस वगैरह या कोई दूसरी कंट्री का नहीं होगा बिल्कुल। तो ऐसे कंप्लायंस बीच में आ जाते हैं तो वो भी देखना पड़ता है। लेकिन आप लर्नर हो, आपके पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, आप तो जस्ट तो सीखने के लिए बैठे हो, तो उस कंडीशन में आपको रीजन वो लेना है जो जहाँ पर रिसोर्स सस्ता है, मतलब रेट कम है। जैसे मान लो वीएम है, अब वीएम अगर मान लो सेंट्रल इंडिया का आप लेने जा रहे हो 4000 पर मंथ है, लेकिन वही अगर यूएस में लेने जा रहे हो आपको 2000 पर मंथ आ रहा है। तो आप तो लर्नर हो ना, आप तो टेम्परेरी टेस्टिंग डाटा डाल रहे हो, तो आप तो यूएस का लोगे, आप क्यों लोगे सेंट्रल इंडिया? तो उस समय अगर आप लर्निंग पीरियड में अगर इसको कोई रिसोर्स को क्रिएट करते हो तो आप चैट जीपीटी से या फिर गूगल से आप सर्च कर सकते हो कि इस रिसोर्स के लिए कौन सा रीजन का प्राइस मिनिमम है। अच्छा, एक और चीज है कि इसका एजोर भी अपना प्राइस कैलकुलेटर करके एक साइट दिया हुआ है। तो एजोर प्राइस कैलकुलेटर करके आप सर्च करोगे, गूगल में ओपन करोगे, तो जब आप कोई रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हो तो आप पहले प्राइस देख सकते हो। जैसे आप वीएम बनाने जा रहे हो तो आप वहां पर जाओ, एजोर जो प्राइस कैलकुलेटर है उसको ओपन करो, वहां पर वीएम सेलेक्ट करो। वीएम कौन सा लेना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, कौन सा रीजन लेना है, वो सब डाल के जैसे ही आप कैलकुलेट का बटन दबाओगे नीचे आपको प्राइस आ जाएगा। फिर आप जैसे रीजन को चेंज करोगे तो प्राइस चेंज होगा। तो आप वहां से भी देख सकते हो, और या फिर आप गूगल वगैरह में या चैट जीपीटी से पूछ के भी देख सकते हो कि कहाँ मेरे को चीपेस्ट पड़ेगा। ये तभी होगा जब आपका ट्रेनिंग चल रहा है या आप सीख रहे हो, लर्नर हो तब। लेकिन आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको फिर बहुत सारे कंप्लायंस वगैरह की स्टडी करनी पड़ेगी कि आपका डोमेन क्या है, आपकी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, और उसमें रीजन कौन सा लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। ये सारी चीजें मायने रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था रिसोर्स ग्रुप, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब ये जो रिसोर्स है, जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर कोई भी सर्विस हम बनाते हैं अलग अलग टाइप की। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर अपने वर्चुअल मशीन को बना दिया एक रिसोर्स ग्रुप बना के, स्टोरेज डिवाइस को भी बना दिया, डाटाबेस को बना दिया, तो एक रिसोर्स के अंदर जो है ये सारा चीज जो है कंटेन हो जाता है। तो ये जो बॉक्स देख रहे हो एक्चुअली में ये रिसोर्स ग्रुप है। और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपने स्टोरेज डिवाइस भी ले लिया,
इसके अंदर आपने डेटाबेस सर्विस ले लिया, आपने ऐप सर्विस प्लान जिसमें कि डिप्लॉय करते वो भी आपने ले लिया। तो ये आपका एक रिसोर्स ग्रुप हो गया जो इन सबको हैंडल करता है। तो अगर आप बिलिंग इनवाइस में पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के नाम से भी देख सकते हो कि ये जो रिसोर्स है ग्रुप है इसका बिलिंग कितना आया, तो आपको ये केवल इसका बिलिंग बताएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन जो होता है वो मेन इनवाइस है, सब्सक्रिप्शन का जो बिलिंग आ गया मतलब वो आपको फाइनल है। लेकिन आप उसके अंदर अगर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बनाए तो एक एक रिसोर्स ग्रुप का भी आप बिलिंग चेक कर सकते हो ओपन करके। तो रिसोर्स को हमें क्रिएट करना रहता है, तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं है। पहले तो सर्च में आप रिसोर्स ग्रुप लिख दो तो आपका वो क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्फ़िगर बेसिक्स, बेसिक्स आपको कॉन्फ़िगर करना है। रीजन सेलेक्ट करना है, रीजन मैंने बता दिया कि डाटा सेंटर, कि आप कौन सा डाटा सेंटर लेना चाह रहे हो। अच्छा, इसमें एक और ट्रिकी चीज़ है कि सपोज मैं रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया ले लिया, और उसके अंदर जो मैं वीएम बना रहा हूँ, तो क्या मैं उसको ईस्ट यूएस ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। लेकिन जनरली जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये डिसाइड कर लियो कि मुझे सेंट्रल इंडिया ही लेना है, तो अगर आप रिसोर्स सेंट्रल इंडिया का अगर बना रहे हो तो उसके अंदर जो भी सर्विसेज आप क्रिएट करोगे कोशिश करो कि उसमें सेंट्रल इंडिया ही लो। इसीलिए रीजन जो है ना, कोई भी काम करने से पहले डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या लेना है। अगर आपको जैसे कि लर्नर हो, आपको लग रहा है कि यूएस के जो सर्वर है काफी सस्ते हैं, आप ईस्ट यूएस अगर ले लेते हो रिसोर्स ग्रुप में, तो आप उसके अंदर जो भी सर्विस बनाओगे तो जब भी रीजन सेलेक्ट करने की बारी आएगी तो ईस्ट यूएस ही लेना है। तो ये सब चीजें कहीं नोट डाउन करना है ताकि आप भूल ना जाओ कि आप चेंज मत कर दो, क्योंकि चेंज कर दोगे ना तो इसका इम्पैक्ट बिलिंग पे भी आता है, कंप्लायंस वगैरह पे तभी आता है जब आप एक्चुअल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पे डाल रहे हो। बट लेकिन आप ट्रेनिंग पे भी काम कर रहे हो तो बिलिंग में इम्पैक्ट आएगा उसका। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि रीजन को सेलेक्ट कर रहे, तो यहाँ तीन चीजें बताई है। पहला चीज परफॉर्मेंस, लेटेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं अभी तक नहीं बताया कि जब हम रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कोई मैं वेबसाइट बना के डिप्लॉय कर रहा हूँ, जैसे मेरा करंट प्रोजेक्ट है, तो मेरा करंट प्रोजेक्ट कहाँ चलेगा? मोस्टली 99% या 100% इंडिया में चलेगा। अगर उसमें जो यूजर्स है, यूज करने वाले, वो सारे इंडियन है और इंडिया से ही उसको यूज करेंगे किसी कंपनी में बैठ के, तो डेफिनेटली मैं जो सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया लूंगा। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे को लेटेंसी कम मिलेगी। अगर यहीं पर मैं अगर ईस्ट यूएस ले लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, तो यहाँ से कोई यूजर अगर मान लो कोई एंटर कर रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है, तो वो रिक्वेस्ट जो है पूरा ईस्ट यूएस तक जाएगा और ईस्ट यूएस से जाके डाटा ले करके वापस इंडिया आएगा। लेकिन ये जो लेटेंसी होती है ये ऐसा नहीं कि 1 घंटा लग जाएगा ईस्ट यूएस जाने में, सेकंड्स में रहती है। लेकिन जब एप्लीकेशन एंटरप्राइज ग्रेड का बनाते हैं उसमें मिली सेकंड भी बहुत मायने रखता है। सेकंड तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे एप्लीकेशन का इम्पैक्ट हो जाता है ना, क्योंकि रिक्वेस्ट तो कई लाखों और करोड़ों में जाती है। तो कहीं पर अगर 1 मिली सेकंड का भी डिफरेंस आ रहा है तो पूरा ओवरऑल मिलाएंगे तो डिले ज्यादा बढ़ जाता है। तो लेटेंसी को देखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें कोशिश करना है कि यूजर्स, जैसे एग्जांपल के लिए अमेजन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ग्लोबल है, पूरा वर्ल्ड वाइड है। तो अमेजन जो क्या काम किया, अमेजन डॉट इन बना दिया। तो अमेजन डॉट इन जो बनाया है, अगर उसको खोल के देखोगे एडब्ल्यूएस के अंदर जाके, तो वो जो एक रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ वो इंडिया का बनाया हुआ, सेंट्रल इंडिया का, और उसके अंदर ही सारे रिसोर्स बना के अपने कोड को डिप्लॉय किया होगा। तो इंडियन लोग जो है अमेजन डॉट इन ओपन करते हैं और उसमें काम करते हैं। अमेजन डॉट कॉम अगर मान लो यूएस का है, तो वो जो डिप्लॉय किया होगा यूएस रीजन में किया होगा। तो ये जो अलग अलग डिप्लॉयमेंट करते हैं ना अलग अलग रीजन पे, उसका मेन चीज यही है कि आपका लेटेंसी को आपको बचाना है। आपको देखना है कि वो यूजर कहाँ से उसको एक्सेस कर रहा है। फिर कंप्लायंस सेकंड नंबर है, तो कंप्लायंस भी मैंने बता दिया कि अगर मान लो कि आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे जो किसी गवर्नमेंट के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, वो ऑडिट कर सकता है, तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि मुझे रीजन क्या लेना है। जैसे चाइना गवर्नमेंट है, तो चाइना गवर्नमेंट ने तो ऐसा कर दिया कि उनके जो वेबसाइट है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और जो काफी सीक्रेट्स कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो चाइना के बाहर कोई रीजन में क्लाउड में डाल ही नहीं सकते। वो उनका खुद का क्लाउड है, जैसे अलीबाबा मैंने बताया था, और भी क्लाउड है जो चाइना के खुद के, वो प्रेशर डालते हैं कि आपको यहीं पर कोड डिप्लॉय करना है, बाहर नहीं देना। एंड देन उसके बाद अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी तो खैर डेफिनेटली अब क्लाउड है तो वो अवेलेबिलिटी उसकी बहुत हाई रहती है, तो ये उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो ये आपका हो गया रिसोर्स क्रिएट करने का। मार्केट प्लेस, ये बहुत ज्यादा यूज होता है मार्केट प्लेस भी। तो मार्केट प्लेस एक्चुअली में क्या है कि जब एजोर में आप काम कर रहे हो और आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, बना बनाए सॉफ्टवेयर, प्री बिल्ट जिसको बोलते हैं, तो आप मार्केट प्लेस में सर्च करो। तो आपको जैसे कि ये स्क्रीन दिख रही है जहां पर ये सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए। ये बहुत सारे होते हैं। इसमें से कई एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैं साइटको टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, तो साइटको टेक्नोलॉजी पहले क्लाउड बेस्ड नहीं था, हम लोग वीएम में इंस्टॉल करते थे, चलाते थे, लोड बैलेंसिंग लगाते थे। लेकिन बाद में फिर वो क्लाउड में आया, तो क्लाउड में आया तो कैसे आ गया? क्योंकि साइटकोर ने क्या किया, अपने जितने भी प्लगइन्स है, अपने जो एप्लीकेशन है, वो मार्केट प्लेस में डाल दिए। तो जो व्यक्ति साइटकोर का लाइसेंस परचेज करता है, वो एजोर में साइन अप करेगा, सब्सक्रिप्शन लेगा, मार्केट प्लेस से जाके साइटकोर को सेटअप करके इंस्टॉल करके, और फिर अपने यूजर को डेवलपमेंट के लिए भी दे सकता है, और वहीं पर डिप्लॉय करके क्लाइंट को भी दे सकता है। तो मार्केट प्लेस क्या करता है, बहुत ईजी कर दिया। जैसे ऑफिस 365 है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एप्लीकेशन है, वो सारे मार्केट प्लेस में अवेलेबल होते हैं। अब इसको डायरेक्ट सब्सक्राइब करना है और डायरेक्ट इसको यूज करना है, प्री बिल्ट है। तो ये मार्केट प्लेस यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉनिटरिंग रिसोर्सेस, ये क्योंकि आप एजोर क्लाउड में अगर काम कर रहे हैं और आपने बहुत सारे रिसोर्सेज या बहुत सारी सर्विसेज आपने क्रिएट कर ली है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। तो मॉनिटर करने में दो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला मैट्रिक, सेकंड लॉग्स, तीसरा अलर्ट। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ये पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वीएम है। अब वीएम के मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं? जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू का लोड 80% से ज्यादा हो रहा है तो अलर्ट आना चाहिए, है ना। सीपीयू का लोड अगर 80% से कम हो गया या 60 से कम हो गया तो डिफरेंट अलर्ट आना चाहिए। रैम है, तो रैम में अगर मान लो कैपेसिटी अगर ज्यादा फुल हो गई, 80% से ऊपर हो गई, तो अलर्ट मैसेज आना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स जो रहता है डिफाइन करता है कि हमको रूल किसके ऊपर लगाना है। ठीक है। सेकंड होता है लॉग्स। लॉग्स क्या होता है कि जब कोई कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं, तो इनबिल्ट उसके अंदर एक लॉग का ऑप्शन आ जाता है। यदि आप वीएम बनाओगे या फिर आप जैसे ऐप सर्विस डिप्लॉय करोगे, कोई भी सर्विस अगर आप डिप्लॉय करते हो, तो उसमें लॉग्स आता है। तो लॉग्स में जाकर के हम देख सकते हैं कि उसमें कोई इशू आ गया तो क्या इशू आ रहा है, एरर्स क्या आ रही है, ताकि हम उसको सही कर सके। अलर्ट्स मतलब होता है रूल्स लगाना, और ये हम रूल्स लगाते हैं, रूल बेस पे हमको अलर्ट आना चालू होता है। तो अभी जो ये स्क्रीन दिख रही है, इसमें आप देखोगे लेफ्ट साइड में मॉनिटर, जिसको बोलते हैं एजोर मॉनिटर। तो एजोर मॉनिटर के अंदर क्या है? अलर्ट्स है। अलर्ट्स के अंदर देखो यहाँ पर क्रिएट रूल। अब ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये इतने सारे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? अलर्ट फायर्ड हो रहा है। फायर्ड का मतलब है कि ये जैसे ही यहाँ पर ये रूल ट्रिगर हो जाता है, तो तुरंत वहां से अलर्ट, अलर्ट किस में जाता है? ईमेल पे जा सकता है, एसएमएस पे जा सकता है, और ऐप नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तीनों प्रकार के अलर्ट होते हैं। तो ये अलर्ट रूल क्रिएट करते समय हमें बताना पड़ता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई इशू आ गया किसी रिसोर्स में, पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन वो तुरंत जो अलर्ट है हमारे एडमिन के पास आ जाएगा। डेवऑप्स इंजीनियर हो गए, एडमिन हो गया, उनके पास आता है, और वो तुरंत उसको सही करने का काम करते, फिक्स करने का काम करते। तो ये अलर्ट जो लगाना बहुत जरूरी होता है। फिर हम यहाँ पर आते हैं कि मैनेज रिसोर्स। जो भी रिसोर्स हम डालें उसको मैनेज करने के लिए उसमें कुछ सिस्टम दिया हुआ है, जैसे स्टार्ट करना, स्टॉप करना, डिलीट करना, स्केल करना। जैसे एक वीएम की बात करते हैं, वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर दिया, तो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया, आप उसको स्टार्ट कर दिए, रनिंग कंडीशन में आ गया, और आप उसको लॉग इन कर सकते हो। किससे कर सकते हो? आरडीपी से। तो आरडीपी से लॉग इन करके आप उसमें ऐप डिप्लॉय कर सकते हो, उसमें कोई काम कर सकते हो। लेकिन आपको कोई इशू आ गया और आप चाहते हैं कि उसको रीस्टार्ट करना है, तो आप उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। और जैसे आपको लग रहा है कि अब उसकी जरूरत नहीं है मुझे, कुछ दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। जैसे स्टॉप करोगे वो शट डाउन हो जाएगा। स्टॉप करने के बाद आरडीपी से कनेक्ट करोगे तो फेल बताएगा। तो ये स्टॉप करने से क्या फायदा हुआ? आपका जो बिलिंग है वो रुक गई। अगर 10 दिन के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो 10 दिन के लिए आप उसको स्टॉप कर दो, 11वें दिन वापस से स्टार्ट कर दो। तो जैसे वो स्टार्ट होगा तो आवरली उसका बिलिंग चालू हो जाएगा। स्टॉप कर दिए तो बिलिंग उसका बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद है डिलीट। अगर उस वीएम की अब जरूरत नहीं है, आपने जिस काम के लिए लिया था, कोई पीओसी के लिए लिया था, कोई ट्रेनिंग पर्पज से लिया था, कुछ आरएनडी करने के लिए लिया था, वो काम हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो आपको उसको क्या करना है? डिलीट कर देना। जैसे डिलीट करोगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वापस अंडू नहीं होता।
वापस नहीं ले सकते फिर उसको। तो सोच समझ के डिलीट करना है। अगर आपको अभी कंफ्यूजन लग रहा है कि डिलीट करे या ना करे, तो पहले तो उसको स्टॉप कर दो। देन उसके बाद वेरीफाई करो कि इसकी वाकई में जरूरत है कि नहीं। और जब अप्रूवल मिल गया देन उसके बाद डिलीट करना है। फिर उसके बाद स्केलिंग्स आती है। स्केलिंग का मतलब होता है उसका स्पीड बढ़ाना। तो दो प्रकार की स्केलिंग होती है, एक हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि हम उसका सीपीयू को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो 2 कोर है, इसको 4 कर सकते हैं। तो 2 कोर का सीपीयू होता है, 4 कोर होता है, 8 कोर होता है, 16 कोर होता है। तो ऐसे सीपीयू की साइज होती है। तो जितना ज्यादा सीपीयू का साइज लेंगे, स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। रैम की कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो 8 जीबी तो 16 जीबी कर सकते हैं, 32 जीबी कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग भी करोगे तो आपके जो प्राइस है वो बढ़ेंगे। आपने अगर वर्टिकल स्केलिंग करके उसका स्पीड ज्यादा कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो आपका जो बिल आ रहा था पहले, वो भी आपका डबल ट्रिपल हो सकता है। और हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या होता है कि वो रूल लगाने पड़ते हैं उसमें, जिसको लोड बैलेंसर बोलते हैं। और वो रूल के हिसाब से वो क्या करते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस बना देते हैं। जैसे एक वीएम है, तो अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, तो वो क्या करेगा, 1 से 2 बना देगा, 3 बना देगा, 4 बना देगा। और जितना रूल अपन ने लगाया उसके हिसाब से बनाएगा, ताकि ट्रैफिक को हैंडल कर सके। और रूल के हिसाब से जब लोड कम हो गया, तो वापस एक एक को डिस्ट्रॉय करते जाएगा और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो रूल पॉलिसी हमको बनानी पड़ती है। पॉलिसी के हिसाब से हॉरिजेंटल स्केलिंग काम करती है। तो इससे भी बिल बढ़ेगा। जैसे आपके इंस्टेंस बढ़ते जाएंगे तो वैसा आपका बिल बढ़ेगा। एक वीएम का आप जो पैसा दे रहे थे महीने का, अगर वो 1 से 2 बन गया तो आपको 2 वीएम का पैसा लगेगा। अगर वो 10 बन गया तो 10 का लगेगा। एक वीएम का अगर 2,000 था तो आपका 20,000 का बिल आएगा। तो ये डिफरेंस आएगा। कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ कि जनरली कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स में होता है कि जैसे रॉन्ग रीजन ये कभी कभी इसलिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो बहुत सस्ता पड़ रहा है। और कभी कभी तो ध्यान ही नहीं देते रीजन को। वहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ सेलेक्टेड आ रहा है, या क्लिक करके कुछ भी अपने मन से सेलेक्ट करके आगे बढ़ गए। तो कई बार नॉलेज की भी कमी रहती है कि रीजन हमें कैसे सेलेक्ट करना है। अभी मैंने बताया था, कंप्लायंस भी देखना है। ठीक है, वो रीजन के लिए लेटेंसी भी देखना है। और सेकंड चीज है कि आप ये भी देख सकते हो कि अगर R&D POC कर रहे हो तो फिर प्राइस भी देख सकते हो। जो आपको सस्ता पड़ रहा है वो ले सकते हो। एंड नॉट डिलीटिंग रिसोर्स। तो जो रिसोर्स है इसको कई बार लोग डिलीट नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए रिसोर्स तो क्रिएट करते जा रहे हैं, और कई बार क्या हो जाता है कि वो रिसोर्स कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो टोटल बिल आ रहा है उसमें वो बिल जुड़ रहा है। सपोज आपका बिल 2 लाख का आ रहा है, उसमें कोई रिसोर्स का 2,000 का बिल आ रहा है। तो कई बार तो इसको ध्यान भी नहीं देते। हमारा फोकस रहता है कि हाँ भैया 2 लाख का बिल आता है, देते रहो हर महीने 2 लाख। लेकिन इसमें कई ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन वो डिलीट नहीं होता। तो इस प्रकार के इशू को बचने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो जब एग्जैक्ट हमारी जो बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारे क्लाउड की टीम होती है, उसमें आईएम टीम होती है ना, एक्सेस मैनेजमेंट का काम करती है। तो आईएम टीम जो है पॉलिसी बना कर रखती है। कोई भी रिसोर्स अगर क्रिएट करते हैं तो उसका जो लाइफ रहता है उसको लोग फिक्स कर देते हैं। जैसे वीएम है, मैंने डिमांड किया कि भाई मुझे एक वीएम की जरूरत है क्योंकि मैं ये कुछ सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। तो वो पूछेगा कब, मतलब पूछेगा नहीं, वो सीधा क्या करेगा, 6 मंथ के लिए पॉलिसी बना के एक वीएम लगा देगा। और जैसे 6 मंथ होने वाला होगा, 10-15 दिन, 15 दिन, 20 दिन बचा होगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास मिल आएगा। वो एडमिन के पास भी जाएगा, आईएम टीम के पास भी जाएगा कि आपका जो वीएम है ना इसका डेट आ गया है, तो इसको जरूरत है क्या। अगर है तो आप इसको रिप्लाई दो। तो सामने वाला उसकी पॉलिसी को चेंज करेगा और अगले 6 महीने के लिए बढ़ा देगा। यानी एज्योर में कोई भी चीज परमानेंट बनाते ही नहीं है। या तो 1 साल के लिए बनाएंगे या 6 महीने के लिए बनाएंगे। 1 साल से ऊपर अगर बनाना रहा, 2 साल, 3 साल, तो अप्रूवल लगता है पूरा हायर मैनेजमेंट का। तो ये क्यों बनाते हैं, ताकि ये जो ऑप्शन था सेकंड वाला, नॉट डिलीटिंग रिसोर्स, ये ना हो जाए। तो वो क्या होता है उसमें कि अगर मान लो कि जैसे मैं आज इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, 1 साल बाद मैं कंपनी छोड़ के कहीं और चला गया, तो मैं वीएम किस लिए बनाया था, दूसरे रिसोर्स को क्या पता। मैं अपने पर्सनल सीखने के लिए बनाया था, या कोई पीओसी कर रहा था उसके लिए बनाया था। तो जब ऐसी पॉलिसी लगा दी जाती, जो मैंने अभी बताया एम टीम लगाती है, तो इसमें सोचो कि अगर मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं छोड़ के चला गया, दूसरा कोई व्यक्ति आया, मेल अगर मान लो मेरे आईडी पे आएगा, या अगर टीम मैनेजर को भी अगर आ गया, तो मैनेजर बोलेगा कि भाई ये किसने बनाया था। अगर कोई नहीं मिलेगा तो आईएम टीम कुछ नहीं करेगी। तो वो क्या होगा, उस डेट को वो डिलीट हो जाएगा। 2-3 बार रिमाइंडर मेल आएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा।
तो इस प्रकार की पॉलिसी लगाते हैं, तो इनके लिए काफी एक्सपर्ट होते हैं, आईएम टीम, डेवऑप्स टीम हैंडल करते हैं। पुअर नेमिंग, पुअर नेमिंग में भी दिक्कत आ जाता है। जैसे मैंने बताया था कि नेमिंग एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, टेस्ट 1 2 3, आपको ऐसा कभी नहीं देना है। आपको जो मैं नेमिंग कन्वेंशन बताया ना कि वीएम, ये क्या कौन सी सर्विस है, तो ये वर्चुअल मशीन है। प्रोड यानी प्रोडक्शन के लिए बना हुआ है, वेब मतलब वेब डिप्लॉयमेंट के लिए बना हुआ है। तो इस प्रकार का नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये मिस्टेक से जनरली प्रेशर से हो जाती है, बट लेकिन जो आपका पूरे एजोर को मैनेज कर रहा है, एडमिन है, डेवऑप्स है, जिसने सर्टिफिकेशन पास किया हुआ है, जिसका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये लोग काफी प्रोफेशनल काम करते हैं। तो उस लेवल तक भी जाना पड़ता है अगर आपको उस लेवल पे काम करना है। एज ए डेवलपर काम करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो एक मेल डालना है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। वो डेवऑप्स टीम आपको बना करके केवल आईडी पासवर्ड दे देगा, लो काम करो। आप फिर को आपको लगेगा कि मेरे को एपीआई गेटवे की जरूरत है, आप एक मेल ड्रॉप कर दो। तो वो एक्सपर्ट रहते हैं, कंपनी ऐसे एक्सपर्ट को रखती है पूरा मैनेज करने के लिए, और उनका काम होता है इसको हैंडल करना। तो ये हमारा हो गया है, तो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल्स भी दिखा देता हूँ, जो मैंने बताया था उसको ओपन करके। तो ये हमारा एजोर का मैंने बताया पोर्टल, लॉगिन होता है तो कैसा दिखाई देता है। सेकंड मैं ये दिखाता हूँ, ये एक स्क्रीन है, इसको बोलते हैं कॉस्ट एनालिसिस। तो मेरा तो टेंशन इधर रहता है, इसलिए मैं इसको ऐसा स्टार्टअप बना के रखता हूँ कि जब मैं कंपनी में जाता हूँ, एजोर ओपन करता हूँ, तो मैं सबसे पहले ये स्क्रीन को देखता हूँ। अब ये स्क्रीन मैंने क्यों लगा के रखी हुई है? जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है 31,000, ये मेरा टारगेट है कि इस महीने के आखिरी तक मेरा जो बिल है इतना हो सकता है, ये प्रिडिक्ट करके बता रहा है। लेकिन आज जैसे 18 तारीख हो गई है, तो 18 तारीख को मेरा जो बिलिंग है वो ये 18,900 जो है मेरा अभी तक का तो बन चुका है। लेकिन ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि इतना बनेगा। अब जैसे मान लो कि ये प्रोडक्शन बन गया, अभी आज 18 तारीख है, कल मैं एक और वीएम बना दिया, मेरे को अचानक जरूरत पड़ी, और 2,000 रुपया महीना उसका चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल बढ़ जाएगा। तो ये तो बढ़ा देगा, अगर मैं कल वो वीएम बनाने के बाद अगर दोबारा इस स्क्रीन को खोलूंगा, तो ये 31,000 से ये 33,300 दिखाने लग जाएगा। लेकिन मेरे को मेल आएगा एनोमली डिटेक्शन, और वो बोलेगा कि कुछ तो चेंज हुआ है, आपकी बिलिंग चेंज हो रही है, तो आप चेक करो कि आप जानते हो क्या हुआ है। तो मुझे पता है कि मैंने वीएम बनाया, तो मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी चीजें हो गई किसी से बाई डिफॉल्ट गलती से या अपने आप, तो फिर मैं जाके तुरंत चेक करूंगा कि क्या ऐसा हुआ जैसे बिलिंग इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये कॉस्ट एनालिसिस जो है मेरा यहाँ पर काम करता है। फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैं बिलिंग स्कोप में गया, तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं और जूम कर लेता हूँ। तो ये दो बिलिंग अकाउंट्स है यहाँ पर, और ये दोनों बिलिंग अकाउंट्स के अलग अलग बिल बनते हैं। तो मैंने जैसे एक प्रोजेक्ट जो पिछला मैंने किया था उसके लिए अलग सब्सक्रिप्शन मैंने कर दिया, उसका बिलिंग आ रहा है। और करंट बिलिंग अकाउंट एक डिफरेंट है, जिसमें भी करंट बिल आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अगर आपको यहाँ से देखना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन आप टाइप करोगे तो ये सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। और जैसे आप सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई देता है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन है। तो ये सब्सक्रिप्शन पे मेरा बिलिंग आ रहा है, यानी दो प्रकार की मेरी बिलिंग हर महीने आती है, और मुझे इसको पे करना रहता है। बिलिंग में अगर मैं जाता हूँ, देखो कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग है, इसमें जाकर देख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर ड्यू जो है मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट सैटरडे को मैंने पे कर दिया था पिछले महीने का, तो अभी इसका ड्यू कुछ नहीं है। बिलिंग पीरियड जो है जैसे कि 4/1 से लेके 4/30 तक का, यानी एक महीने का बिलिंग पीरियड होता है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर 20 तारीख को स्टार्ट कर दो तो 10 दिन का पहले एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। देन 1 तारीख से 30 तारीख तक का रहता है। तो ये आपका बिलिंग बनेगा। इनवाइस आने में टाइम लगता है, 8 तारीख, कभी 7 तारीख, कभी 9 तारीख हो जाता है। और उसको पे करने के लिए हमारे पास 5 डे का समय रहता है। तो ये आपकी एक चीज हो गई। अगर कोई रिसोर्स क्रिएट करना है, जैसे कि मान लो रिसोर्स ग्रुप ही हमें बनाना है, तो रिसोर्स ग्रुप बनाना है, तो रिसोर्स ग्रुप जैसे आप यहाँ टाइप करते हो, तो ये रिसोर्स ग्रुप आ गया। तो रिसोर्स ग्रुप में आप जाओगे तो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ क्रिएट का अगर मैं बटन दबाता हूँ, तो जब भी कोई चीज क्रिएट करते हैं, इसमें सर्विस करते हैं या रिसोर्स को क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन सब्सक्रिप्शन का आता है, ये कंपलसरी है। सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ बताना है। अभी मेरे पास दो सब्सक्रिप्शन है, तो अगर मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं अपना सब्सक्रिप्शन यूज करूंगा। अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट जो बताया था मैं एआई चैटबॉट का,
उसके लिए कुछ अगर क्रिएट कर रहा हो तो वो यूज करूंगा। तो जो भी सब्सक्रिप्शन यूज करूंगा, तो क्या होता है, जब रिसोर्स बना रहे तो उसका जो बिल है उस सब्सक्रिप्शन में जुड़ेगा। फिर इसके बाद रिसोर्स ग्रुप का नाम, तो रिसोर्स ग्रुप का नाम हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे मैं बताया, आरजी पहले लिखना पड़ेगा। आरजी के बाद जैसे मान लो मैं प्रैक्टिस करने के लिए बना रहा, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस लिखूंगा। फिर सेकंड रीजन, रीजन जैसे साउथ इंडिया है तो यहाँ देखो, ये रीजन के लिए पूरे ड्रॉप डाउन खुल जाता है। और ये ड्रॉप डाउन में इतने डाटा सेंटर्स के बड़े बड़े हैं, तो आप इसमें से आप ले सकते हो। तो वेस्ट इंडिया है, साउथ इंडिया है, कनाडा भी है, यूके भी है, ईस्ट यूएस भी है, अलग अलग है। तो मैंने अभी समझाया था कि हमको जो रीजन है किस प्रकार से लेना है, और ये लेने के बाद इसको फिर रिव्यू करके क्रिएट कर सकता हूँ। सेकंड, इसमें टैग आता है। ये मैंने टैग बताया ना, अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं। तो ये टैग आप डाल सकते हो कि आप जैसे कि ऑनर इक्वल टू अजय, ये तो पहले डालना चाहिए, तो पता चल जाता है कि रिसोर्स ग्रुप किसने बनाया। फिर दूसरा चीज है कि ये प्रोडक्शन के लिए बनाया, पीओसी के लिए बनाया, उसका टैग डाल दो। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए एक जस्ट मार्किंग करने के लिए टैग होता है। और रिव्यू एंड क्रिएट में जाने के बाद अब मैं क्रिएट करूंगा तो ये रिसोर्स ग्रुप जो है तुरंत क्रिएट हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप हम देखेंगे, तो रिसोर्स ग्रुप में जब जाएंगे तो यहाँ पर जितने रिसोर्स ग्रुप बने होंगे वो सारे लिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। आप ये रिसोर्स ग्रुप को देख सकते हैं। अगर कोई रिसोर्स ग्रुप एक और, जैसे मेरा प्रैक्टिकल करके मैंने बनाया है, एक्चुअली में मैं पीओसी चालू कर रहा था, एक प्रैक्टिकल करके मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया था। तो प्रैक्टिकल के अंदर मेरे जितने भी सर्विसेज है वो लिस्ट यहाँ पर आ गई। ये देखो, पेजिनेशन है बहुत सारा, ये बहुत सारी सर्विसेज है। अब ये सर्विसेज काउंट करोगे तो करीब 80 के आसपास होगी। तो अगर मैं ये प्रैक्टिकल रिसोर्स ग्रुप को अगर डिलीट कर दिया, तो वो पूरी 80 सर्विस एक साथ डिलीट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने इसको रखा है। और जब बिल बनता है मेरे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो वो बिल में मैं प्रैक्टिकल ग्रुप का बिल कितना बना अलग से निकाल सकता हूँ, जो इसके अंदर की सर्विसेज है। तो इसलिए ग्रुप बनाना पड़ता है अलग अलग, ताकि आप बिलिंग वगैरह को सेपरेट कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाएगा। तो ये आपका नेविगेशन है, जिसमें से आप क्लिक कर सकते हो। जैसे एडवाइजर यहाँ पर है। एडवाइजर इसमें दो अच्छा काम करता है। एक तो आपका कॉस्ट के ऊपर भी काम करता है, दूसरा सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। तो जब आप एडवाइजर चलाते हो, तो ये बताता है कि आपके जो एजोर पोर्टल है उसमें सिक्योरिटी करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन है, तो ये रिकमेंडेशन भी देता है। और कॉस्ट कटिंग करने के लिए भी रिकमेंडेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, कि आप इसको जो है कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बट मैंने इसको कॉस्ट को कट किया। मेरा जो बिलिंग था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, और एक बार वो 50,000 के आसपास पहुंच गया था, 48,000। तो फिर कंपनी से मुझे बोला गया कि 48,000 आ गया, हालांकि 50,000 का मैंने अप्रूवल लिया था। देन उसके बाद मैंने ऑटोमेशन यूज किया था। ऑटोमेशन अकाउंट, ये ऑटोमेशन अकाउंट से। तो ये ऑटोमेशन अकाउंट्स क्या काम करता है, इसमें मैंने दो रन बुक बनाए हुए, और वो जो रन बुक है उसको मैं रन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोसेस ऑटोमेशन में जाएंगे, रन बुक में जाएंगे, तो इसका काम क्या होता है कि मैंने इसमें देखोगे ना कि एक वीएम के लिए बना के रखा हुआ है, कंटेनर ऐप के लिए बना के रखा हुआ है। तो ये जो कंटेनर ऐप है, ये और वीएम है, रात के 9:30 बजे पूरा स्टॉप हो जाता है, और सुबह 9:30 बजे वापस से पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा जो बिलिंग रहती है, वो दिन के समय की जो बिल आ रही है वही आ रही है, रात की बिलिंग जीरो हो गई। और पहले मैं ये नहीं लगाया था, तो मेरा बिल पूरा मिला के आता था। तो अभी मेरा बिल क्या हो गया, कम हो गया। जो 50,000 टच हो रहा था, वापस वो मेरा 30,000 के आसपास आ गया। तो ये ऐसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जिसमें बिल 8 लाख 10 लाख ऐसे बहुत ज्यादा आता है, तो ये करना पड़ता है। और ये करने के लिए भी आपको आ, या तो अच्छे से डेवऑप्स इंजीनियर बनना होगा, या एजोर का एडमिन बनना होगा। और जब इसके सर्टिफिकेशन का भी मैं कोर्स आगे लॉन्च करने वाला हूँ, ताकि आप लोग को सर्टिफिकेशन को आसानी से पास कर सको, वो भी मेरे सेशन आने वाला है, और लाइव प्रैक्टिकल के साथ रहेगा वो भी। तो एजोर में आपको क्या करना है पहले वो डिसाइड करो। एज ए डेवलपर आपको काम करना है, तो आपको वो जानना जरूरी है कि मैं एजोर में क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको एजोर में करियर बनाना है, आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, एजोर एडमिन बनना चाहते हो, तो वो एक अलग रूट है। उसकी पढ़ाई प्रैक्टिस एकदम डिफरेंट करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट तो पास करना ही पड़ेगा। एजोर आप इसलिए करना चाह रहे हो कि आप एआई में काम कर सको, डाटा साइंस में काम कर सको, तो आप उसके लिए भी वर्क कर सकते हो। तो ये जो एजोर्स है धीरे धीरे हमारा एडवांस लेवल पे जाएगा।